Example 7, find the eigenvalues and eigenfunctions of homogeneous integral equation y of x is equal to lambda 1 to t xt plus 1 over xt into y of t. ये हमें कर्नल नजर आ रहा है that this can be separated into two kernels. तो इसको जब हम स्प्लिट करने लगे हैं तो इसको मैंने लिख लिया lambda x, one of the kernel becomes ty of t from 1 to t dt, and the other kernel becomes lambda over x 1 to t 1 over t y of t dt. अब यहाँ पे आपके पास एक c1 बन गया इंटेग्रल और एक c2 बन गया. सो इक्वेशन a बन गई आपके पास y of x is equal to lambda x c1 प्लस lambda over x c2. अब हमें पता है c1 को सॉल्व करने के लिए भी हमें y of t चाहिए, and for solving c2 we have to find the value of y of t, and we will get y of t from y of x. So from y of x, y of t becomes lambda c1 t plus lambda c2 over t. Now for firstly we solve c1. c1 क्या था? t y of t dt. So we put value of y of t in 1. जब आपने इसको पुट किया तो ये बन गया लैम्डा c1 t स्क्वायर, उसका इंटेग्रल आपके पास t क्यूब ओवर 3. ये बन जाएगा लैम्डा c2 t और t कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास 1 का इंटेग्रल t आ जाएगा. लिमिट्स अप्लाई की तो ये इक्वेशन 4 आ गई इन फॉर्म ऑफ c1 एंड c2. कीपिंग द सेम प्रोसीजर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c2. अब c2 के लिए फिर वापस यहाँ पे y of t की जगह पे y of t is equal to lambda c1 t प्लस lambda c2 over t की वैल्यू पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन 2 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, लिमिट्स अप्लाई की तो ये मेरे पास इक्वेशन 5 आ गए इन टर्म्स ऑफ c1 एंड c2. अब मैं क्या करने लगा हूँ, c1 और c2 में जो एक इक्वेशन मेरे पास 4 है उसके कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 7 लैम्डा ओवर 3 और माइनस लैम्डा, और जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा ओवर 2. इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करूंगा फॉर नॉन ट्रिवियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. तो इसके लिए जब मैंने वैल्यूज को पुट किया, डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये मेरे पास फैक्टर्स नहीं थे बन रहे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे आपके पास लैम्डा 1 जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया और लैम्डा 2 की ये वैल्यू बन गई. प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको पता सिंपल सी वैल्यू 3 आ जाती थी, -3 उसको पुट कर लेते थे. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, ये डेसिमल्स में आ गई है, कोई बात नहीं, हम इसी को पुट करते हैं. अब इसमें दो क्वेश्चंस आपके पास बन गए, वन फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 एंड अदर विल बी फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा 2. इसका मतलब है दो आइगन फंक्शंस मिलेंगे इसमें फॉर दीज टू आइगन वैल्यूज. अब मैं लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में, ताकि मुझे c1 और c2 में कोई लिंक मिल सके. फॉर लैम्डा 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन 4 एंड 5. ये जब 4 में पुट किया तो सिंप्लीफाई करके आपके पास, और जब 5 में पुट किया तो सिंप्लीफाई करके आपके पास जो 5 है उससे मुझे ये लिंक मिला कि c2 इसके इक्वल है. c1 वाले में देखोगे तो हो सकता है 0 और 0 वो कैंसिल ही हो जाएंगे, किसी एक में वैल्यू लिंक मिल जाएगा, किसी में नहीं मिलेगा. तो यहाँ से मुझे 5 में से ये लिंक मिल गया कि c2 इसके इक्वल है. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c2 इन इक्वेशन विद y ऑफ x. तो y ऑफ x वाली कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास स्टार्टिंग में जो थी, ये 3. y ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैम्डा c1 प्लस वैल्यू ऑफ लैम्डा ओवर x इनटू वैल्यू ऑफ c2. अब c2 और c1 में हमें लिंक मिल गया कि c2 जो है वो -2.2732 c1 के इक्वल है. तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ लैम्डा c1, सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा इसको, लैम्डा की वैल्यू पुट की है, और ये सारे का सारा कांस्टेंट आपको पता है, इसको हम यूनिटी के इक्वल पुट कर देते हैं. यूनिटी के आ गया तो ये आपका रिक्वायर्ड आइगन फंक्शन आ गया. जो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये 3 स्टेप्स आप लोग कीजिएगा. कौन कौन सा स्टेप होगा, ये वाला पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन 4 एंड 5. वहाँ पे आपको c2 और c1 में लिंक मिल जाएगा, तो फिर आप उसको वापस इक्वेशन 3 में पुट करके तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा. एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल 8 में आपके पास
फंक्शन किस फॉर्म का, क्या ये स्प्लिट हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। ये देखें, इसमें क्या रहा है, शो करें that this homogeneous integral equation does not have real eigenvalues and eigen function। रियल वैल्यूज नहीं है, इमेजिनरी आ सकती हैं। चेक कर लेते हैं। उसी तरह हमने इसको स्प्लिट किया, C1 और C2 बन गए, y ऑफ x की ये इक्वेशन बन गई, y ऑफ t ये बन गया। C1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 3/2, इसका इंटेग्रल 5/2 ओवर 5/2, ये बन जाएगा t स्क्वायर, इसका इंटेग्रल 3/3। अब ये मेरे पास C1 और C2 इक्वेशन 3 बन गई। अब मैं C2 को सॉल्व करता हूँ, उसमें मेरे पास लिमिट्स पुट करने के बाद ये इक्वेशन 4 बन गई। अब मैं 3 और 4 से C1 और C2 के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, पुटिंग दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई है, इमेजिनरी वैल्यू। यही क्वेश्चन में कहा हुआ था उसने कि ये शो करें दैट दिस इंटीग्रल इक्वेशन डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इसकी इमेजिनरी आइगन वैल्यूज आ रही हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंगली आइगन फंक्शन भी नहीं होगा। ये एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या है हमारे पास क्वेश्चन 1 में ओके, y ऑफ x इज इक्वल टू -0 to 1 y ऑफ t dt। c के इक्वल सपोज हो गया y ऑफ x माइनस सी है और y ऑफ t माइनस सी, क्योंकि c इन्वॉल्व नहीं था, y ऑफ t रिमेन्स दी सेम। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, c इज इक्वल टू 0 to 1 y ऑफ t dt, तो ये बन गया 0 to 1 y ऑफ t की वैल्यू माइनस सी। इंटीग्रेट किया तो ये बन गया c इज इक्वल टू माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे बन के तो c की वैल्यू 0 आ गई। जब आप इसको y ऑफ x वाले में पुट करोगे तो y ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इसका जो है ट्रिवियल सोल्यूशन ही हमारे पास आ रहा है, कोई आइगन वैल्यू नहीं मिल रही, ना ही कोई आइगन फंक्शन। इसमें लैम्डा इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इसमें आइगन वैल्यू मिलेगी भी नहीं। पार्ट 2 में भी आइगन वैल्यू गिवन है 1/2, पार्ट 3 में भी गिवन है, पार्ट 4 में भी, इसलिए इनमें आइगन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। इनको आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में ये देखिए, इसमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि इनमें लैम्डाज इन्वॉल्व हैं। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स वाई ऑफ टी स्प्लिट नहीं होगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सिंपल एक ही सी मिलेगा, वाई ऑफ एक्स साइन वाई ऑफ टी डी टी। और ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन पार्ट 2 है इसी का, 1/2 0 to पाई साइन ऑफ एक्स कॉस टी डी टी। और 2 में से इसको मैंने चूज किया 0 to 2 पाई वाला और ये वाला 0 to पाई वाला। ये देखें ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, साइन को ही सॉल्व किया गया। ये आपके पास y ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 साइन x इंटेग्रल के बाहर आ गया y ऑफ t dt। अब आपको पता है y ऑफ t dt विल बी इक्वल टू c, ये आपके पास c बन गया, c इज इक्वल टू 0 to पाई y ऑफ t dt, y ऑफ x बन गया 1/2 साइन c इंटू साइन x इंटू c, y ऑफ t बिकम्स x विल बी रिप्लेस्ड बाय t, ये बन गया 1/2 साइन t इंटू c। अब हमने सॉल्व करना है c को, जिसमें आप y ऑफ t की जगह पुट कर रहे हो उसकी वैल्यू, साइन t का इंटेग्रल माइनस कॉस t आ गया, उसमें आप लोगों ने जब लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट पे आ गया ये -1, लोअर लिमिट पे -2, ये सॉल्व होकर -2। तो यहाँ पे आपके पास c इज इक्वल टू c। तो ये क्या सिनेरियो बन रहा था, कल भी हमने डिस्कस किया था, दैट c विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। अगर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो हमें जो चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा है उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। सो c इज इक्वल टू 0 ही अगर पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 0, तो इसका भी कोई सोल्यूशन c के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन जो है वो कोई एक आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए, यूनिक नहीं, तो हमने यही चूज करनी। दूसरी के लिए देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर एक्स वाई ऑफ टी डी टी। स्प्लिट किया मैंने, क्या बन गया, लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स इंटेग्रल के बाद 0 to पाई/4 वाई ऑफ टी डी टी आपके पास ये बन गया। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है। हाँ जी, y ऑफ एक्स c1 0 to पाई/4 वाई ऑफ टी डी टी,
अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या बन गई, वाई ऑफ एक्स लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स C1, वाई ऑफ टी बन गया साइन स्क्वायर टी C1। अब आपको याद है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ डबल एंगल फार्मूलाज। तो यहाँ पे आपके पास C1 लैम्डा C1 इंटेग्रल के बाहर आ गया, साइन स्क्वायर टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2t/2। डबल एंगल फार्मूला लगाया जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये बन गया C1 इज इक्वल टू, इसके बाद ये है लैम्डा C1/2 इंटेग्रल ऑफ 1 आ गया t, इंटेग्रल ऑफ cos 2t आ गया sin 2t/2। लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने से क्या मिल रहा है आपको जी, ये मिल गया आपके पास sin π/2। जब आप लोग अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा π/4 माइनस साइन ये π/2, और जब लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी 0 आ गया, और इसमें जब लिमिट अप्लाई की तो ये भी 0 आ गया। तो C1 बन गया लैम्डा C1 π/4 माइनस ये सारा 1 बन जाएगा साइन π/2 इक्वल्स टू 1, और ये 1/2 आ। तो यहाँ से C1 की ये वैल्यूज आ गई। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ, तो हमें पता है कि अगर मैं C1 को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो उसकी वजह से तो ये सारा फंक्शन जो है ये y ऑफ x इज इक्वल टू 0 दोबारा ट्रिवियल सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दैट वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करने से मुझे लैम्डा की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 8/π/2। सो दिस वन इज द आइगन वैल्यू। इस क्वेश्चन में सिर्फ आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी या आइगन फंक्शन भी था। अगर सिर्फ आइगन वैल्यू होगी तो यहाँ तक क्वेश्चन है, अगर आइगन फंक्शन होगा तो आप क्या करोगे, 2a में y ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर x इंटू C1, और उस सारे को वापस यूनिटी के इक्वल 1 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आगे इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको आइगन फंक्शन को आप लोगों के लिए छोड़ दिया हुआ है, और आइगन वैल्यू तक मैंने जो है फाइंड आउट कर दी हुई है। इसके बाद ये नीचे आइगन फंक्शन हमने कैलकुलेट किया हुआ है। पार्ट नंबर 2, साइन ऑफ एक्स कॉस टी वाई ऑफ टी। स्प्लिट नहीं होगा, साइन एक्स लैम्डा के साथ आ गया, इंटेग्रल क्या बन जाएगा कॉस टी वाई ऑफ टी, जिसको आप लोग सपोज कर लोगे इक्वल टू सी के। यहाँ पे आपके पास सी बन गया, वो सी को सॉल्व करने के लिए मुझे वाई ऑफ टी चाहिए था, ये वाई ऑफ टी बन गया। यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन 2π और 0 अपर लोअर लिमिट दोनों पे वो 0 आ गया, तो C1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसके पास आपकी ना तो आइगन वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, और ना ही आपको आइगन फंक्शन यहाँ से मिल रहा है।